विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम राजस्थान में सामंतवाद, मुगल प्रभाव से सामंत प्रथा में दोष पर चर्चा करेंगे कि मुगलों के प्रभाव से सामंत प्रथा में कौन कौन से दोष आ गए थे। जिसमें हम देखते हैं सामंतों में कुलीन प्रतिस्पर्धा। मुगल सम्राटों ने राजाओं और सामंतों को अपना मनसद बनाकर उनसे अपनी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति हेतु नए अवसरों का एक दौर सा खोल दिया था, जिससे सामंतों में कुलीन प्रतिस्पर्धा का जन्म उत्पन्न हो गया था। डॉक्टर एस.एन. जैन ने लिखा है, राजस्थान की सामंत व्यवस्था प्रमुख रूप से अत्यंत लचीली थी। राजा और उसके सामंत तथा सामंतों के अधीन छोटे सामंतों के अधीन ढीली ढाली व्यवस्था थी। 16वीं और 17वीं शताब्दी में यह प्रथा ठीक प्रकार से चल रही थी, क्योंकि मुगल अधीनता में प्रत्येक महत्वाकांक्षी राजा, सामंत तथा छोटे जागीरदारों के लिए पर्याप्त अवसर उपलब्ध थे। मुगल साम्राज्य के लिए कुलीन प्रतिस्पर्धा लाभदायक ही सिद्ध हुई थी। इसलिए मुगल सम्राटों ने कुलीन परंपरा को क्षीण नहीं होने दिया। उन्होंने इतना नियंत्रण अवश्य रखा कि यह प्रतिस्पर्धा साम्राज्य की प्रगति में बाधक न बने। इसलिए मुगलों ने उत्तराधिकारों के कानूनों को अपने नियंत्रण में रखा और आंतरिक अव्यवस्था को नहीं होने दिया। उत्तराधिकारी शुल्क। डॉक्टर कालराज शर्मा ने लिखा है, 19वीं शताब्दी के राजस्थान के सामाजिक और आर्थिक जीवन में उत्तराधिकारी शुल्क राज्य द्वारा जागीर के नए उत्तराधिकारी से वसूल किया जाता था। इसे अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से पुकारा गया, जैसे नजराना, पेशकशी, तलवार बंधाई, कैद खालसा इत्यादि नामों से। राजपूत राज्यों में इस प्रथा का विकास मुगल दरबार की देन थी। अन्य राज्यों की अपेक्षा यह शुल्क जोधपुर में सामंतों एवं शासकों के मध्य कलह का कारण भी बना। जागीरदार की मृत्यु पर उसकी जागीर अस्थायी रूप से जब्त कर ली जाती थी। वह मृत जागीर द्वारा उत्तराधिकार को पेशकशी की रकम अदा करके ही उसे नया पट्टा दिया जाता था। उत्तराधिकार शुल्क वास्तव में जागीर पट्टे का नवीनीकरण रूप था। इस शुल्क ने सामंतों की राजा के प्रति निष्ठा में कमी कर दी थी तथा सामंतों में कलह उत्पन्न हो गया था। भूमि का विभाजन। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा का कहना है कि उत्तराधिकार के नियम की विशेषता से भूमि का विभाजन होना आवश्यक हो गया था, जिससे उत्तरोत्तर भूमि को कई छोटे छोटे भागों में विभाजित करते गए। ऐसी स्थिति में बड़े बड़े जागीरदारों की भूमि भी कई भागों में विभाजित हो गई। भूमि के इस बंटवारे के कारण सामंतों की आर्थिक स्थिति निरंतर गिरती जा रही थी। व्यसन प्रियता का बढ़ना। मुगलों के प्रभाव से सामंतों का जीवन ऐशो आराम और शराब पीने के व्यसन व व्यभिचार से पीड़ित होता जा रहा था। डॉक्टर जी.एन. शर्मा लिखते हैं, सूर्य और चंद्रमा के लाल तथा अग्नि पुत्र अपनी परंपरा को भूलकर शौर्य के बजाय
शुरा और सुंदरी जैसे व्यभिचार के व्यसनों में पड़ गए थे, वे कर्जों में अब डूबते जा रहे थे। राजा द्वारा गठित बढ़ैत सेना से सामंतों पर नियंत्रण। डॉक्टर एस.एन. शर्मा के अनुसार 18वीं सदी में इस सामंती प्रणाली पर अत्यधिक बोझ पड़ा। राजाओं की असीमित महत्वाकांक्षाओं से राज्यों में से भी अनेक अभियानों, रक्षात्मक अथवा आक्रमण की अधिक आवश्यकता होने लगी। सामंत अब स्थायी रूप से बड़ा सैनिक संगठन नहीं रख सकता था। छोटे सामंत राजा के प्रति कुछ उदासीन रहने लगे, क्योंकि राजा पर एक विशिष्ट कुल के सामंतों का प्रभुत्व रहता था। बड़े सामंत कुलीन संघर्ष में उलझ गए और राज्य कार्यों का प्रयोग कुलीन हितों की दृष्टि से करने लगे। इस कुलीन संघर्ष से राज्य की शक्ति क्षीण होने लगी थी। राजाओं ने अपने आप को बचाने के लिए बढ़ैत सेना का गठन आरंभ कर दिया। कई अवसरों पर असंतुष्ट कुलीन सामंतों में राजा की सहायता नहीं ली जाती थी, इसलिए राजाओं ने स्वयं को सामंतों पर निर्भरता से मुक्त करने के लिए सेना का गठन किया और सामंतों पर विभिन्न प्रकार के नियंत्रण करने का प्रयास किया। बढ़ैत सेना से तात्पर्य भाड़े अर्थात वेतन के आधार पर गठित सेना थी, जो वैतनिक थी। वेतन न देने पर कई बार ऐसी सेना ने राजाओं के प्रति धरना, विद्रोह और रोष भी व्यक्त किया था। राजाओं की निरंकुशता। सामंत प्रणाली में दुर्बल बनाने में राजाओं की निरंकुशता भी एक मुख्य थी। खालसा भूमि को देने की प्रथा ने काफ़ी योगदान दिया। डॉक्टर जैन लिखते हैं, 18वीं सदी में इजारेदारी और ठेकेदारी प्रथा से एक नया वर्ग उत्पन्न हुआ, जो प्रशासन में अधिक प्रभावशाली था। इस प्रकार मुगल राजाओं ने खालसा भूमि को ठेके पर उठाकर अपनी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ कर सामंतों पर आर्थिक रूप से निर्भर रहने का उपाय कर लिया था। राज्यों में नौकरशाही की स्थापना। मुगलों के प्रभाव स्वरूप राजाओं ने अपने राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था हेतु नौकरशाही की स्थापना की, जिससे कर्मचारी सामंती वर्ग के नहीं रहते थे। इससे सामंतों द्वारा प्रशासन में हस्तक्षेप व महत्व कम हो गया। डॉक्टर एस.एम. जैन ने लिखा है, शासकों ने राज्यों में नौकरशाही को आर्थिक रूप से स्थापित किया। ये कर्मचारी सामंत वर्ग के नहीं होते थे। यद्यपि यह प्रथा प्रारंभ तो काफ़ी पहले हो चुकी थी, परंतु 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध और प्रारंभ में काफ़ी पहले से ही इसके प्रभाव हम देखते हैं, जो व्यापक रूप से हमें देखने को मिलती है। शासकों ने प्रशासनिक अधिकार सामंत वर्ग से अलग रखने के महत्व को समझा और नौकरशाही को सामंत प्रभुत्व पर अंकुश लगा दिया। यह वर्ग पूर्णतः राजा की आज्ञा पर और इच्छा पर निर्भर था और उस सीमा तक यह आधुनिक नौकरशाही पद्धति से भिन्न था। 18वीं सदी के उत्तरार्ध में यह परंपरा और अधिक व्यापक हुई। सामंतों से असंबद्ध लोगों की और उन्हें
सामंतों की परस्पर प्रतियोगिता या प्रतिद्वंदिता। मुगलों की मनसबदारी का प्रतिद्वंदिता का प्रभाव राजाओं के सामंतों पर भी पड़ा। सामंत भी अपनी प्रधानता एवं वर्चस्व प्राप्त करने के लिए परस्पर संघर्ष रत हो गए, जिससे उनकी शक्ति तो क्षीण हुई, साथ में राजाओं को भी उनका दमन करने हेतु काफ़ी संघर्ष करना पड़ा। सामंतों की यह परस्पर प्रतिद्वंदिता कुलीन प्रतिस्पर्धा गुटबंदी के रूप में काफ़ी समय तक चलती रही। राजा सामंत संघर्ष। यह कुलीन प्रतिद्वंदिता राजाओं की मृत्यु होने के बाद उत्तराधिकारियों के समर्थन में सामंतों की गुटबंदी तथा मराठों की सहायता प्राप्त कर गृह युद्ध को महत्व देने व भड़काने के रूप में व्यक्त हुई। जोधपुर में भगत सिंह को गद्दी पर बैठाने, जयपुर में ईश्वर सिंह को बैठाने व माधो सिंह के उत्तराधिकार युद्धों में गुटबंदी करने तथा अन्य राज्यों में भी इसी प्रकार के भगोड़ों में सामंतों की कुलीन प्रतिद्वंदिता ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। दुर्बल राजाओं के समय सामंतों का प्रभाव अत्यधिक बढ़ गया। गोपीनाथ शर्मा लिखते हैं, 18वीं सदी का उत्तरार्ध राजा सामंतों के संघर्ष में व्यतीत हुआ। मुख्य तथ्य यह था कि सामंत अपने प्रभुत्व को बनाए रखना और राजा अपनी खोई हुई सत्ता को प्राप्त करना चाहता था। दोनों के संघर्ष प्राय राजस्थान के प्रत्येक राज्य में होने लगा। इन दोनों तत्वों में संघर्ष बहुत लंबे समय तक इसलिए चलता रहता था कि प्रत्येक मराठा से बाह्य समर्थन जुटाने में समर्थ हो सका। राजपूताना शासक अपने और अपने सामंत अपने पतन तथा कठिनाइयों के लिए मराठों को दोषी ठहराते थे, जबकि वास्तव में ये स्वयं अपनी विपत्तियों के लिए दोषी थे। मराठों के 1818 ईस्वी में पतन के साथ ही आपसी विवाद लगभग काफ़ी समय तक चलते रहे थे। उपरोक्त विवेचन से प्रकट होता है कि राजस्थान में सामंती व्यवस्था का स्वरूप केंद्रीय सत्ता के प्रभाव के स्वरूप में बदलता रहा। मुगलों के सामंत पद्धति का प्रभाव राज्य के सामंतों पर पड़ा। उनको श्रेणियों में बांधा गया, उन पर नए कर लगाए गए। इजारेदारी, बढ़ैत और नौकरशाही द्वारा उनके असहयोग की अपेक्षा कर उन्हें महत्वहीन बनाया गया तथा आर्थिक दृष्टि से कमजोर किया गया। पतोन्मुख मुगल साम्राज्य के समय जब राजाओं को शाही समर्थन मिलना बंद हो गया, तो दुर्बल शासकों के समय सामंत प्रबल होकर कुलीन प्रतिद्वंदिता से प्रेरित होकर गुटबंदी कर उत्तराधिकार के झगड़ों में वे अपना वर्चस्व दिखाने में मुख्य रहे। उन्होंने बाहरी शक्तियों जैसे पिंडारियों, मराठों से सशस्त्र सहायता प्राप्त कर गृह युद्ध द्वारा राज्य को कमजोर बनाया। ऐसी स्थिति में अंग्रेजों ने राजस्थान के राज्यों से संधि कर उन्हें संरक्षण दिया तथा उनके साथ की गई संधियों द्वारा सामंत प्रथा को पुनः रूपांतरित कर दिया गया।